दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर के किसानों को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से भी किया संवाद। उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं नई किस्में। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुश ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से किया इनकार। बुश और उनके पति पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड में हिस्से का लगाया था आरोप। अडानी ग्रुप ने भी इन आरोपों को सिरे से किया खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन। अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों में प्रदर्शन। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन जारी। यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का बसपा प्रमुख मायावती का ऐलान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में की समीक्षा बैठक। आरक्षण पर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या पर विरोध प्रदर्शन जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल सुरक्षा उपायों को करने की अपील। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का स्टेड डी फ्रांस में रंगारंग आयोजन के साथ आज होगा समापन। भारत ने 6 पदक जीतकर की अपने अभियान की समाप्ति। समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। ये किस्में किसानों का खर्च कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। इस अवसर पर पीएम ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद भी किया। कृषि में जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में रविवार का दिन बड़ी सौगात साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। इनमें 34 खेती और 27 बागबानी फसलें हैं। ये किस्में उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। पीएम ने जो बीज जारी किए उनमें खेती की फसलों से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागबानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि ये उनके कर्ज को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि 100 दिन के अंदर ऐसी वैरायटी अलग अलग हम डेवलप करें जो जलवायु के अनुकूल हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और जो पोषण से भरपूर हो और जिनको पैदा करके किसानों की आमदनी बढ़े। प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आमदनी बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की।
पीएम से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। कृषि को आसान और मुनाफे का काम बनाने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन प्रयासों से न केवल किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित हो रही है, साथ ही उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी करने और किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हम अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज दिल्ली में फसलों की 109 नई किस्मों को जारी करने का सुअवसर मिला। जलवायु अनुकूल और ज़्यादा उपज देने वाली इन किस्मों से उत्पादन बढ़ने के साथ हमारे अन्नदाताओं की आय भी बढ़ेगी। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती की ओर भी तेज़ी से कदम उठा रहे हैं। आज उनके अनुभवों को करीब से जानने का मौका मिला। इस दौरान हमने प्राकृतिक खेती के लाभों पर भी विस्तार से चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया। माधवी बुच की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर उसे नकार दिया है। अपने आधिकारिक बयान में अडानी समूह ने कहा है कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़ तोड़ वाला चयन है, जो तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत मुनाफा कमाने के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए है। हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। बदनाम करने के मकसद से बार बार लगाए जा रहे ये भ्रामक आरोप हैं, जिनकी गहन जांच की जा चुकी है, जो निराधार साबित हुए हैं और जिन्हें जनवरी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। ये दोहराया जाता है कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रकट किए जाते हैं। इसके अलावा अनिल आहूजा अडानी पावर 2007 से 2008 में निवेश कोष के नामित निदेशक थे और बाद में 2017 तक अडानी एंटरप्राइजेस के निदेशक थे। हमारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किए गए इस प्रयास में उल्लेखित व्यक्तियों या मामलों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रतिभूति कानूनों के कई उल्लंघनों के लिए जांच के घेरे में आए एक बदनाम शॉर्ट सेलर के लिए हिंडनबर्ग के आरोप भारतीय कानूनों के प्रति पूर्ण अवमानना रखने वाली एक हताश संस्था द्वारा फेंके गए भ्रामक बयानों से अधिक कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग समूह पर अपने फायदे के लिए दूसरे समूहों पर दुर्भावनापूर्ण बयान देने और तथ्यों की अवहेलना करने के आरोप लग रहे हैं। अडानी समूह ने भी आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया है। ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं उन कारणों पर जिनके चलते हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता खतरे में पड़ती दिख रही है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंडनबर्ग खुद ही भारतीय जांच एजेंसियों के घेरे में है और सेबी ने उन्हें नोटिस थमाया है। ऐसे में जांच के दायरे में आने के बाद सेबी पर हमला करना शक पैदा करता है। अडानी मामले में शॉर्ट सेलिंग के जरिए हिंडनबर्ग ने 183 करोड़ का मुनाफा कमाया। शॉर्ट सेलिंग के लिए हिंडनबर्ग समूह ने किंगडम कैपिटल नाम की कंपनी से करार किया और इस कंपनी के सीईओ की पत्नी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। ऐसी खबरें
हिंडनबर्ग की मंशा पर कई सवाल खड़े करती हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स मैगजीन की माने तो हिंडनबर्ग समूह अमेरिकी न्याय विभाग के रडार पर भी है। दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। इस मामले को और ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आपको बताते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और कैसे करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान का काम करती है। कंपनी का दावा है कि सूत्रों की मदद से ये धोखाधड़ी सामने लाती है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करने से हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता है। रिपोर्ट्स की माने तो हिंडनबर्ग उन शेयरों को ब्रोकरेज से उधार लेती है जिनकी कीमतें भविष्य में गिरने वाली हैं। जब शेयरों की कीमतें गिर जाती हैं तो ये गिरी हुई कीमत पर शेयर खरीदकर ब्रोकर को वापस लौटा देता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसे एक जुए की तरह माना जाता है जिसमें अंदाजा सही होने पर बहुत फायदा होता है, लेकिन अंदाजा गलत होने पर ज्यादा नुकसान नहीं होता है। आरोप है कि हिंडनबर्ग भी ऐसे ही मुनाफा कमाती है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुनिया के सबसे मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम से एक को बदनाम और अस्थिर करने की साजिश है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अराजकता पैदा करना चाहता है। एक तरह से एक षड्यंत्र रचा रहे हैं कोई लोग बाहर के बैंक्स और कांग्रेस के साथ मिलकर। एक तरह से हमारे स्टॉक मार्केट, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्टेबिलिटी, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने में और हमारे इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस कम करने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को उठाकर मजबूत कर एक तरह से उनका करप्शन पूरा क्लीन करके उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सशक्त आर्थिक व्यवस्था उन्होंने खड़ा कर रखा है देश में। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल देश में अराजकता फैलाना और देश को विवादित मामलों में उलझाए रखना है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने देश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो एक विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में आई थी। कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष के विदेश से ऐसे संबंध हैं कि वे भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने
हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि ये विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। तो कई बड़े सवाल हैं इस रिपोर्ट पर और इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा मौजूद हैं न्यूज़ रूम से, और योगेश सीतल हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। अश्विनी जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रिपोर्ट है इस पर एक तरह से सियासी घमासान तो मचा है, लेकिन ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये घमासान है क्यों, इसकी वजह क्या है और इसका असर क्या है, इसका आधार क्या है? देखिए, पिछली बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने जितने आरोप लगाए थे उसको कोर्ट ने और सेबी ने खारिज कर दिया था। और एक बात और सिद्ध होकर के आ रही थी कि हिंडनबर्ग के पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। और अभी हालिया जो खुलासे हुए हैं उसमें इसके चीन के साथ संबंध होने के भी बातें आई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि अडानी के पीछे चीन क्यों है, क्यों चीन इसके लिए हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट लाता है। अगर आप देखेंगे तो भारत के खिलाफ चीन ने एक चारों तरफ से घेराबंदी करने का प्रयास शुरू किया था। हर स्थान पर जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में जितने भी टेंडर्स हैं, ऐसे जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बाकी सब हैं, उन टेंडर्स में चीन लगातार अपना प्रवेश कर रहा था। जब से अडानी ग्रुप ने उसके खिलाफ अपने टेंडर डालना शुरू किया और हम देख रहे हैं कि अब चीन कोई भी टेंडर नहीं जीत पाता है और अडानी अलग अलग स्थानों पर अडानी ग्रुप के पोर्ट्स बन रहे हैं, बाकी सब चीज़ें। एक इजराइल का पोर्ट है, बाकी अब इससे पहले जो श्रीलंका के पोर्ट पर चीन ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण भारत को एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक नुकसान भी हुआ था और चीन भी बहुत संकट में फंसा और जो श्रीलंका भी बहुत संकट में फंस गया जी। से में तमाम जितने भी ठेके हैं, हमारे पास पूरी फहरिस्त है, उसकी पूरी लिस्ट है, जो चीन नहीं ले पाया और अडानी ग्रुप ने लिए। इसके कारण चीन बहुत आशंकित है अडानी ग्रुप से और इसलिए वो लगातार ऐसे कोई प्रयास कर रहा है। तो हिंडनबर्ग के पीछे चीन का जो हाथ है, सबसे पहले मैंने इस बात को कहा था, उसके बाद अभी हालिया जो खुलासे हुए हैं, एक जाने माने जो एडवोकेट हैं उन्होंने इस बात का और ज़्यादा खुलासा किया है। और भी इन सब बातों को देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का जो प्रयास है, भारत के स्टॉक मार्केट को अस्थिर करने का जो प्रयास है, मुझे लगता है कि पिछला हिंडनबर्ग की जिस प्रकार की गति हुई है, जिस प्रकार से उनके आरोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अल्टीमेटली दोबारा से मार्केट स्टेबल हो गई, उसी प्रकार से इस बार का जो उनका आक्रमण है उसमें हिंडनबर्ग को ज़्यादा ही नुकसान होगा, क्योंकि अब उनको लोग सीरियसली लेना बंद कर दें। बिल्कुल। अजय, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से महाजन जी ने कहा कि इसमें हिंडनबर्ग को ही एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो खुद ही सवालों के घेरे में आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप हिंडनबर्ग का जिक्र करते हैं, जैसा कि हमारे मशहूर अर्थशास्त्री जो महाजन जी भी कह रहे हैं, हिंडनबर्ग के साथ जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो है शॉर्ट सेलिंग कंपनी। तो शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग जब आप कहते हैं तो ये अपने आप में ये बताता है कि एक कंपनी जो है वो शॉर्ट सेलिंग में विश्वास रखती है। और ये क्या करती है, पहले से पोजीशन लेकर के किसी भी कंपनी में उसके बाद एक रिपोर्ट लेकर के आती है जो उस कंपनी की साख को शेयर मार्केट में गिराता है। और चूंकि आप पहले से ही उसको शॉर्ट करके रखते हैं, इसलिए आप मुनाफा कमाते हैं।
आप ध्यान दीजिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को 183 करोड़ रुपए का मुनाफा हिंडनबर्ग ने कमाया था। अब आप समझिए कि हिंडनबर्ग के जो रिश्ते हैं वो ऐसी कंपनियों से हैं जो शॉर्ट सेलिंग के मामले से अपना ताल्लुक़ रखती हैं। एक किंगडॉन कैपिटल नाम की कंपनी है जिसका इनके साथ करार है। किंगडन जो कैपिटल है उसके उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उनका हिंडनबर्ग के साथ एक ऐसा एक्सक्लूसिव करार है कि कोई भी अगर रिपोर्ट होती है तो सबसे पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट उनके पास जाएगी। इसको लेकर के सेबी ने नोटिस भी जारी किया था कि आप इनसाइड इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कैसे आप मार्केट मेकिंग कर सकते हैं, ये देश में हमारे अपराध है। कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी का ही खुद क्यों ना हो, अगर उसके पास जानकारी होती है, उस जानकारी का इस्तेमाल वो मार्केट मेकिंग के लिए करता है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत न केवल जुर्माना भरना पड़ता है बल्कि कुछ मामलों में कारावास भी हो सकती है और उसको लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। ऐसे मामले में आप सोचिए किंगडॉन कैपिटल ने इस बात को स्वीकार किया कि हिंडनबर्ग के साथ उसका एक्सक्लूसिव करार है और उसको सबसे पहले अदानी ग्रुप का जो रिपोर्ट है उसको सबसे पहले उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली। उसी ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर उसने अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट सेलिंग के लिए एडवाइस किया और सभी लोगों ने उसमें पैसे बनाए। अब आप समझिए जिस कंपनी का मॉडस ऑपरेंडी भी इस चीज़ का है। और एक चीज़ और, जिस चाइना कनेक्शन का जिक्र कर रहे थे महाजन साहब, ये जो किंगडॉन कैपिटल हैं उनके जो मालिक हैं उनकी पत्नी जो हैं सोशल मीडिया में तमाम ऐसे आरोप भरे हुए हैं। आप जाइए किंगडॉन कैपिटल के नाम से कि उनकी पत्नी के जो संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हैं और उनको चाइनीज स्पाई भी कहा गया और संसद के पटल पर कहा है जेठमलानी साहब ने, जो कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि वो चीन की जासूस हैं और उसके लिए काम करती हैं। तो आप देखिए वित्तीय अस्थिरता फैलाने के लिए, और हिंडनबर्ग के अलावा जो एक बड़ा नाम इस पूरी रिपोर्टिंग के साथ जुड़ता है जो अदानी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस को आप जानती हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में उन्होंने कैसे शॉर्ट किया पाउंड को और बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपनी मुद्रा को यूरोपियन यूनियन से वापस लेना पड़ा। मॉरिशस के खिलाफ, हांगकांग के खिलाफ अनेक ऐसी इकोनॉमीज़ को वो डिस्टेबलाइज करने का काम करते हैं और हज़ारों बिलियन डॉलर जो है डोनेट करते हैं ऐसी कंपनियों को जो ऐसे रिपोर्ट्स तैयार करती हैं। तो ये एक सोची समझी क्या कहते हैं व्यवस्था का हिस्सा है जो कहीं भी बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को किसी एक राष्ट्र के खिलाफ, किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ, किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ, किसी एक इम्पॉर्टेंट आर्थिक व्यक्ति के खिलाफ ऐसे रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। और सोचिए जो वो रिसर्च रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है जब वो रिसर्च रिपोर्ट खुद ही शॉर्ट सेलिंग करती है और इस बात को मानती है। अब सोचिए जिस सेबी ने उसको नोटिस जारी किया उसी सेबी चेयरमैन के खिलाफ इन्होंने एक नया खुलासा कर लिया कि उनके और उनके पति के ऑफशोर कंपनियों में है, जबकि उन्होंने बिल्कुल अजय आपके पास आएंगे। योगेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बारिश के बावजूद वो खड़े हैं, बेहद अहम जानकारी देना चाहते हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आर्थिक अस्थिरता फैलाने का कहीं ना कहीं एक ये जो है कोशिश दिखाई दे रही है, क्या कुछ असर वहां पर दिखाई देता है इसका? देखिए रमा, सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो इसका जो आप जो भी कहें कि जो फीडबैक है ये बाजार से ही मालूम चलेगा कि किस तरीके की प्रतिक्रिया बाजार से मिली और जितने भी मार्केट एक्सपर्ट हैं उनकी नजर अभी फिलहाल वहीं पे है। जहां तक सेबी की बात है या फिर अदानी ग्रुप की बात है, उन लोगों ने ऑलरेडी स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है और उन्होंने अपना पक्ष ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में किया हुआ है। तो मुझे लगता है कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा जब सेंसेक्स और निफ्टी खुलेगा और फिर मार्केट का परफॉर्मेंस क्या होता है, शेयर पर क्या इसका असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेटमेंट्स आए हैं हर जगह से, स्टेटमेंट्स मिले जुले हैं, लेकिन जो जैसा कि अजय भी बता रहे थे कुछ टेक्निकलिटीज है जिससे कि हिंडनबर्ग की मंशा पर बहुत सवाल खड़े हुए हैं। और यही वजह आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी, जब इससे पहले मामला आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको एंटरटेन किया था, लेकिन कोई उस तरीके का फैसला जो सर्वोच्च न्यायालय से नहीं आया था। तो मुझे लगता है कि कल बाजार का क्या रुख रहता है इस पे सबकी नजर है इसमें। बिल्कुल सबकी नज़र बनी रहेगी। महाजन जी आपके पास आना चाहेंगे। हम देखते हैं सेबी ने जिस तरह से इनका खंडन किया है और कई तरह के तर्क भी दिए हैं, कितनी दमदारी से वो तर्क रखे गए हैं और किस तरह से उन्हीं तर्कों से ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है इसमें जिस तरह की बात की जा रही है, किस तरह के खुलासे जो हैं उजागर हो रहे हैं। देखिए भारतीय जो नियामक संस्थान है बहुत बड़े अत्यंत परिपक्व हैं और भारत का जो शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, हम सबसे पहले देश में स्टॉक मार्केट को डीमैट करने में सफल हुए थे और लगातार हमारी स्टॉक मार्केट प्रोग्रेस कर रही है और विश्व में एक बहुत अच्छे स्थान पर भारत की स्टॉक मार्केट आज आती है।
और जहाँ तक नियामक संस्थान की बात है, किसी एक व्यक्ति से वो प्रभावित नहीं होता है। नियामक संस्थान में शीर्ष में बैठे हुए लोगों को भी पूरे नियमों का पालन करना होता है, और जिस प्रकार से तथ्यात्मक रूप से खंडन भी आए हैं उनके संबंधों के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि एक जो सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध है उसका तोड़ मरोड़ कर जो उपयोग, जैसा कि अडानी ग्रुप ने अपने बात में कहा है, ये इसमें बात में सच्चाई दिखाई देती है। और ख़ास तौर पर हमें इस बात को समझना होगा कि अडानी ग्रुप है वो लगातार भारत में और विदेशों में एक बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही साथ सोलर पैनल से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक लगातार अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ देश को ज़रूरत है, एक बड़ी कंपनियों की जो आवश्यकता रहती है। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अडानी और रिलायंस और कुछ बड़े औद्योगिक घराने ही नहीं, हमें बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के बड़े कॉन्ग्लोमरेट खड़े करने होंगे ताकि हम देश को जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात सोचते हैं उस तक हम पहुंच सकें। इसलिए ये छोटे मोटे जो इस प्रकार की जो आरोप आते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी हाथ हैं, और इन विदेशी हाथों के बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम अपने घर को तो दुरुस्त रखें ही रखें, लेकिन साथ ही साथ जो विदेशों में इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं, लगातार हम देखते हैं कि ऐसे ग्लोबल फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस हैं जो लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिश करती रहती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारत इस प्रकार से अगर तेज़ी से प्रगति करता रहा, इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में और विदेशों में बनाता रहा, इसी प्रकार से औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ता रहा, तो उनका कहीं ना कहीं जो उनकी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में हमारा ये कहना है कि हम सभी प्रकार के जांचों को आगे बढ़ाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में भी इसके खिलाफ जांच हो रही है। मैं इसके इतिहास को भी जानता हूं। एक कंपनी के खिलाफ हिंडनबर्ग ने एक कार्रवाई इसी प्रकार की थी। उन्होंने 30,000 कोर्ट दिल्ली में इसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हिंडनबर्ग का कोई व्यक्ति वहां अपीयर ही नहीं हुआ, और हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट जो है वो खारिज कर दी गई। हमारा ये कहना है कि इस प्रकार की जो बदनाम संस्थाएं हैं, उनको इतना महत्व हमारे समाचार पत्रों में या मीडिया में दिया जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्ष जब इस संस्था की जो रिपोर्ट्स हैं उन पर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं, अमेरिकी रडार में है, कई एजेंसियां इसकी जांच में कर रही हैं और कई तथ्यहीन वो चीज़ें भी इसमें पाई गई हैं, तो उसको उछालना ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अजय, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जो तथ्य हैं वो कई बार, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज की गई, उसके बाद जो है अमेरिकी रडार की भी बात कही जा रही है, कई तरह की जांच एजेंसियों की ये घेरे में भी हैं, उसके बावजूद विपक्ष का इसे इतना तूल देना, ये अपने आप में क्या दिखाता है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही अदानी और अंबानी का नाम बीजेपी और एनडीए के खिलाफ लगातार कांग्रेस उठाती रही है, इंडिया गठबंधन उठाती रही है, और इस बात को कहा जाता रहा कि केवल कुछ कॉरपोरेट्स को मदद करने के लिए जो एनडीए सरकार है नीतियां बना रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उसके बाद आपने देखा संसद के पटल पर भी विपक्ष के जो नेता हैं, लोकसभा में राहुल गांधी ने अदानी अंबानी का नाम लेने की कोशिश की। चेयरमैन ने जब उनको मना किया तो उन्होंने डबल ए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। बार बार ये कहना, और संसद सत्र के दौरान ही हिंडनबर्ग का कहना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है, जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च कहता है कि समथिंग बिग ऑन इंडिया, उसी के साथ ब्लैकस्टॉन्क करके एक व्यक्ति हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि ग्लैड टू सी यू गॉट योर पुट्स लोडेड बिफोर हैंड। इंडिया पर उन्होंने पुट यहाँ पर दिखाया और इस स्क्रीन को अटैच किया उनके साथ में। इसका मतलब आप पहले ही आपने पुट बाई कर लिया है उसमें, और शॉर्ट सेलिंग करने के बाद आप ये रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी जो है वो सभी लोगों को देखने वाली बात है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब शायद इस पर इतना ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करेंगे, और क्रेडिबिलिटी की भी एक उम्र होती है। जब आप बार बार लगातार एक ही फॉर्मूले के साथ आते हैं बाज़ार में, तो बाज़ार भी उसे बाई नहीं करता है। और बहुत मुमकिन है कि जो अदानी के शेयर्स को शॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें
दोबारा नुकसान इनको हो जाए। लेकिन आपने राजनीति का जिक्र किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अचानक आप बांग्लादेश जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति पर एक भी ट्वीट नहीं करते हैं, एक भी आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है जनता के सामने, जो इतने बड़े लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि वो खास समुदाय से जुड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जिसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल यहाँ की खुद की जांच एजेंसीज और रेगुलेटर्स ने उठाया हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही आप एक जेपीसी की मांग कर देते हैं कि संसद में जेपीसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, जिससे कि इससे और ज़्यादा राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। स्पष्ट तौर पर आपको साफ साफ आप देखिए कि नाम का इस्तेमाल करना, उन हवालों का इस्तेमाल करना और विसल ब्लोअर जिसके ज़रिए ये रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, सोर्सेज का खुलासा भी नहीं किया और केवल आप रिपोर्ट लेकर के आ गए, और जिसका आप राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए जितने भी विपक्ष के दल हैं वो इसी रिपोर्ट को कोट करना शुरू कर रहे हैं। विशुद्ध राजनीति और इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की जो कोशिश है भारत की राजनीति की स्थिरता के लिए और आर्थिक तौर पर जो स्थिरता है, जिसका बार बार प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं। बजट के दौरान वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर ने कल ही बजट के बाद जो उनकी चर्चा है उसके बाद उन्होंने कहा कि वित्तीय व्यवस्था इस वक्त सबसे ज़्यादा सुदृढ़ नज़र आ रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और स्टेबिलिटी को, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बजट और आरबीआई दोनों ही अपने पॉलिसीज़ में सबसे ऊंची प्राथमिकता में रखते हैं। जहां पर आप देखिए रियल एस्टेट मार्केट चाइना में क्रैश होने की खबरें आती हैं, बैंकिंग को लेकर के खबरें आपको यूएस और यूरोप से आती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में आपको लगातार देखा कि आपने यस बैंक जैसे बड़े बैंक को डुबाने से बचाया, भारत की सरकार ने आईडीबीआई में मुश्किलें आ रही थी उसको बचाया, बैंकों को कंसोलिडेट किया, सबके बैलेंस शीट को एक बार फिर से पटरी पर ले आया और एनपीए जो है वो अभी ऐतिहासिक लो पे नज़र आ रहे हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से नीतियों के माध्यम से आप स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में ऐसी रिपोर्ट्स का राजनीतिक लाभ उठाना आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक स्थिरता दोनों के लिए खतरा है। बल्कि बांग्लादेश जैसे बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपका कोई भी प्रतिक्रिया न देना सोशल मीडिया पर या किसी और तरीके से, और इस एक मुद्दे पर तुरंत सामने आना और उसका सहारा लेना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसका जवाब माकूल तरीके से बाजार भी देगा और जो राजनीति है वो तो आपको बैकफायर करेगी ही अगर आपकी क्रेडिबिलिटी और हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी के साथ अगर अपनी क्रेडिबिलिटी को कोई जोड़ता है, जिसके साथ जॉर्ज सोरोस और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के स्पष्ट जो लिंक्स हैं वो नज़र आते हैं, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी शायद खतरे में नज़र आती है जो अपने आप को इससे जोड़ कर देखते हैं। बिल्कुल महाजन जी, आपके पास आना चाहेंगे। हालांकि राजनीतिक सवाल है, राजनीति से क्योंकि इसके ऊपर राजनीति भी काफ़ी हो रही है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। कोई भी राजनीतिक लाभ राष्ट्रहित से बड़ा नहीं होता है और देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं एक झटका पहुँचाने की इसे कोशिश भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया है। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनेता इस प्रकार की रिपोर्टों का सहारा लेकर के जो बाद में खारिज हो जाती हैं और कोई उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगता उसके बाद। और ये हमने देखा है कि पिछली बार जब ये बार बार ये कहा गया कि देश के संसाधनों को लूट लिया गया, भारतीय बैंकों को लूट लिया गया और हमारे देश का एलआईसी जिसने इसमें निवेश किया हुआ है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अडानी में निवेश करने के बाद एलआईसी के पास ज़्यादा लाभ हुआ उनको, और कहीं ज़्यादा लाभ हुआ जो बाकी जगह पर नहीं हुआ। इसलिए इसके लिए किसी ने माफ़ी नहीं मांगी कि हमने गलत बोल दिया था। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के माध्यम से, इस प्रकार की रिपोर्ट्स के माध्यम से भारत के शेयर बाज़ार को कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश होती है और अचानक शेयर्स जो हैं वो गिर जाते हैं। तो फिर बताया जाता है कि इतने लाख करोड़ रुपए का पैसा जो डूब गया हमारे शेयर बाज़ारों में। तो वास्तव में इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स के कारण जो डूबता है और इन रिपोर्ट्स का सहारा लेकर के जो बार बार बयानबाजी होती है, जिस प्रकार से मीडिया चैनलों पर इसको बोला जाता है या अखबारों में बोला जाता है, मुझे लगता है कि हमें सबको एक संयम रखना चाहिए। और सभी मैं मीडिया चैनल्स को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें संयम रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा इसको हम बहुत ज़्यादा जब तक उसकी सच्चाई जानने बिना उसका मीडिया ट्रायल शुरू होता है, उसके कारण देश की जनता को जो भारी नुकसान होता है, जिन्होंने शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है उनको जो भारी नुकसान होता है, उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पहले से ही भारतीय शेयर बाजार में बहुत नुकसान उस समय पहुंचाया था, जिसके कारण हमारे निवेशकों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उस समय।
और ये नुकसान दोबारा से न हो, इस बात की चिंता करना भी पूरे देश का और हमारे चैनल्स का और देश की सरकार का और विपक्षी दलों का खास तौर पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अजय, आपके पास आना चाहेंगे। इसमें अगर हम इस पूरी रिपोर्ट के बारे में देखते हैं तो ऑफशोर हिस्सेदारी की बात काफ़ी कही गई है, वही आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये बैंकिंग होती है, किस तरह से फंडिंग होती है और क्या इसका पूरा एक नेक्सस होता है? देखिए, जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं जिसमें मॉरिशस का जिक्र किया गया, स्पष्ट तौर पर ये लीगली अलाउड है कि आप ऑफशोर कंपनीज़ बना करके इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इसका कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं टैक्सेशन को बचाने के लिए, और उसमें रेगुलेटरी जो प्रोविजंस हैं, अब मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की कोई भी कोशिश होती है तो उसके सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इस पर्टिकुलर केस में जब सेबी ने पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अपनी जाँच में ये कहा था कि इस तरह से किसी भी गड़बड़ी का जो सामना कोई भी ऐसा मामला नहीं आया जिससे स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सके कि जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया अदानी के शेयर्स में और वहाँ से पैसा कमाया, और अदानी ने खुद कुछ कंपनियों के जरिए वापस अपनी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कराया ताकि उनके शेयर्स के भाव बढ़ सकें, और उसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने की जो कोशिश की जाती है, इस तरह के मैकेनिज्म का कोई भी सबूत नहीं मिला है। और सेबी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने आधार मानते हुए सीबीआई या किसी दूसरी अन्य एजेंसी के जरिए इस पूरे मामले में जांच की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। तो जब जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ये कहा गया कि सेबी की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, वो अपने आप में पर्याप्त है, और ऑफशोर कंपनीज़ जो आरोप लगाएगा ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए अदानी के शेयर्स को शेयर प्राइसेस को बढ़ाने का, वो गलत है और इसके कोई पर्याप्त डायरेक्ट लिंक्स नहीं मिले हैं। उसके बाद में ये हिंडनबर्ग को लगा कि चूँकि उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, फिर उन्होंने इस तरह की पूरी रेगुलेटरी व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन आप समझिए कि आज हम स्टॉक मार्केट के अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो 5.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप पर आप लगातार बैठे हुए हैं, और पिछले अगर एक साल की बात करें तो 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, उसके बाद 5.5 ट्रिलियन, इतनी तेज़ी से मार्केट कैप में विकास हो रहा है। ये विश्वास जताता है भारत की अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भी, और इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं उन्हीं बढ़ते विश्वास के बीच एक आर्टिफिशियल गड्ढा क्रिएट करके और उसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश, जो स्क्रीनशॉट्स लगातार पहले ही दिख रहे हैं कि पहले ही आपने पुट कर लिया है, शॉर्ट कर दिया है इंडिया को, और उसके बाद आप इस तरह की रिपोर्ट लेकर के आते हैं और आपको लगता है कि अदानी बहुत बड़ा प्लेयर है सेंसेक्स और निफ्टी में। बिल्कुल तथ्यहीन तर्क कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। महाजन जी, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से शॉर्ट सेलिंग कंपनीज का एक मंशा और कार्यप्रणाली देख रहे हैं, कितना ज़रूरी है इनके बारे में जो निवेशक हैं, जो अर्थव्यवस्था पर नज़र रखते हैं, या जो भी लोग इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, उनको समझना, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट है काफ़ी होता है लेकिन नुकसान इनको कम होता है, लेकिन और लोगों का नुकसान काफ़ी हो सकता है। देखिए, शॉर्ट सेलिंग को एब्रेशन माना जाता है स्टॉक मार्केट की। शॉर्ट सेलिंग कोई रूल नहीं है जी। शॉर्ट सेलिंग एक अपवाद है, और इस अपवाद को एक बिजनेस मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का जो प्रयास होता है, हम ऐसा समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होनी चाहिए। भारत के स्टॉक मार्केट में हम भी छोटा मोटा कभी शेयर परचेज करते हैं, तो जब यदि अपने पास होल्डिंग न होने पर हम कोई शेयर बेच देते हैं, जो शॉर्ट सेलिंग होती है, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा निवेशक को भुगतना पड़ता है वहाँ पर। तो ऐसे में ये कोई बहुत अच्छी बात, बहुत सुखद बात, कोई बहुत न्याय संगत बात नहीं मानी जाती है। बिल्कुल। चलते चलते एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आपकी लेना चाहेंगे, एक सजेशन और एक आपकी रिएक्शन। हमारा ये कहना है कि इस हिंडनबर्ग मामले में हमें तह तक जाना चाहिए। इसमें चीन का कितना हाथ है, हिंडनबर्ग के और अडानी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कितना हाथ है, अगर मान लिया कोई भारतीय भी इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि वंस फॉर ऑल इस विषय को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार जब मुद्दे आते हैं तो भारत की स्टॉक मार्केट, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की पूरी न्याय प्रणाली और नियामक प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे। इसलिए इसको एक बार में इसको ठीक करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया महाजन जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, और अजय आपका भी बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। बढ़िया है,
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, UN हेडक्वार्टर से लेकर फिनलैंड समेत कई देशों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। चटगांव में तख्ता पलट के बाद अपने खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। हिंदुओं ने देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आई। चटगांव के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कनाडा के टोरंटो में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करने हिंदू, ईसाई, बौद्ध और यहूदी मूल के कनाडाई लोग इकट्ठे हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की अपील करते हुए नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कनाडा सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए दबाव बनाने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोगों ने विरोध मार्च निकाला। शहर में लोगों ने सड़क पर उतरकर नाराजगी जताई। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आक्रोशित लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री से अपनी गुहार लगाई। ये ज्ञापन पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को सौंपा गया है। अपेक्षा है कि कार्यवाही होगी। ये पत्र नहीं है, ये आक्रोश पत्र है। उसके पत्र पर लिखा हुआ है आक्रोश पत्र। तो मेरा निवेदन है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बड़ा संघर्ष देखा है, बहुत संघर्षों के सामने वो रहे हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अपेक्षा है कि वो इस पर कार्यवाही करेंगे और पूरी दुनिया को एक संदेश देंगे कि भारत की एक धमक से दुनिया हिल जाती है। ये मैसेज उनको कन्वे करना पड़ेगा। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या और बलात्कार का मामला सामने आने के बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने राज्य में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और जल्द से जल्द दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। हम लोग जब असुस्थ होगा तब चिकित्सा करने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाए। সেই ডাক্তারই যদি আজ রেপ होता है, डॉक्टर के संग यदि रेप होता है तब भावना साधारण মানুষ कब जाएंगे, कोথায় जाएंगे। সেই ক্ষেত্রে हम लोग चाहते हो जो दोषी उसको दृष्टांतमूलक सजा हो। हम लोग जस्टिस चाहिए।
हम लोगों का राज्यों में जो जो घटना घट रही है वो टाका के विनिमय रेप जस्टिस सब कुछ बेच दिया। इसलिए हम लोगों का जो दाबी है वो जस्टिस मिलना चाहिए। जो चिकित्सक है उसका जस्टिस मिलना चाहिए। कोई पॉलिटिकल रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे हम लोग जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग आई है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक चिट्ठी जारी कर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 12 अगस्त को अस्पतालों में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म कर नृशंस हत्या के बाद प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखा और तत्काल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी से पश्चिम बंगाल मामले में नेशनल एक टीम भेजने का अनुरोध करता हूं। साथ ही सख्ती से सुरक्षा प्रोटोकॉल जिसमें अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाना शामिल है, इस पर ध्यान दिया जाए। चिकित्सा और संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत संस्थाओं की पहुंच पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस घटना से मेडिकल समुदाय काफ़ी सदमे में है। मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय परामर्श सेवाएं प्रदान करने और एक योजना बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगा और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की स्थापना की जाए। डॉक्टरों को ऑन कॉल ड्यूटी के दौरान आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए। राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इसके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल एवं जैव सुदृढ़ किस्में जारी की। मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने PM और देश के वैज्ञानिकों की कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने की पहल का स्वागत किया। कृषि राज्य मंत्री से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने।
प्रधानमंत्री ने आज बीजों की 109 वैरायटी को लॉन्च किया है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, आज जो पीएम की जो घोषणाएं हुई है, खास करके बीज को लेकर, वो क्या घोषणाएं हैं? सबसे पहले मैं आप सबों को बधाई दूं कि प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत काम किया है। आज किसानों के बीच में जाकर, वैज्ञानिकों के बीच में जाकर उनकी बात को समझना, उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देना, ये बहुत बड़ी बात हुई है, अद्भुत बात हुई है। आजादी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। इसलिए आज का जो प्रयोजन है 109 वेराइटीज को नए किसानों को जागृत करना, नए किसानों को समझाना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो किसान जो उन्नत जो खेती करेंगे, जो नई नई खेती की जो वैरायटी आई है, तो ऐसा खेती करें जिसमें पानी की बचत हो। हम वैज्ञानिक को आज जो हमने देखा है, मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और बहुत गौरवान्वित हूँ कि उनको कैसे बधाई दूं कि उन्होंने ऐसे कामों को किया है जो किसान के हित में, उनके परिवार के हित में, उनके मेहनत के हित में, उनके लागत के हित में अद्भुत काम किया है। इसलिए मैं 100 बार उनको बधाई देता हूँ। ये थे हमारे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, और जिन्होंने बताया कि आज जो 109 वैरायटी के जो बीजों का जो लॉन्चिंग प्रधानमंत्री ने किया है, उससे किसानों को न केवल उनके आय में आमदनी होगी, बल्कि पानी की बचत भी होगी और किसानों को नए नए अवसर भी मिलेंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ धीरज कुमार, न्यूज़ दिल्ली। रविवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बिहार बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह की पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया। एक सादे समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर भीम सिंह की सराहना की और कहा कि पुस्तक में वैसे गुमनाम नायकों को जगह दी गई है जो वाकई सम्मान के हकदार थे। लेसर नोन अननोन हीरोज, समाज के जिन असल नायकों को जिनकी पहचान नहीं मिली और पहचान के लिए उन्होंने अपना उत्सर्ग या त्याग भी नहीं किया, पर उन मुख्य नायकों के प्रति इस समाज का फर्ज और कर्तव्य है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आजाद बैठकर आज विचार विमर्श कर पा रहे हैं। उस ऋण से उऋण होने का काम अपने सार्थक प्रयास से भाई भीम सिंह जी ने किया है। तात्या भील, इनके बारे में भी कोई नहीं जानता। ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया, इनके बारे में भी, सूर्य सेन के बारे में भी, बहुत सारे ऐसे आपको इसमें मिलेंगे जिनके बारे में समाज नहीं जानता है। तो मैंने उनके जीवन को, उनके जीवनी को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। दिल्ली एनसीआर में कल से बारिश का सिलसिला जारी है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के नजफगढ़ में भारी बारिश के बाद जलभराव देखा गया। तो दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक कई इलाकों में पानी भर गया है। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण सुभाष चौक, सोना रोड सहित कई अन्य स्थानों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। मौसम की स्थिति पर आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश होने का अनुमान है। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी से घर पर तिरंगा फहराने की अपील की।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भाई साहब के सानिध्य में और यहाँ पर नई दिल्ली जिला के युवा मोर्चा ने एक तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। पेरिस 2024 अपडेट्स के साथ मैं महावीर रावत आपके सामने हाजिर हूं और कुश्ती में जहां पर भारत ने लगातार ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, वहां पर थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि भारत की महिला पहलवान रितिका हुडा एक अच्छी पोजीशन में थी कि जहां से वो अपनी मेडल की कंटेंशन जो है वो पक्की कर सकती थी, लेकिन रितिका हुडा हार गई हैं एपरी मॉडल क्यू से, और ये बहुत ही करीबी मुकाबला रहा। जो रेपेचाज का जो मुकाबला था वो भी इनके हाथ से चला जाता रहा, तो जो मेडल की जो उम्मीद थी वो यहाँ से चली गई है। तो इट्स वाज अ टफ डे फॉर रितिका हुडा। लेकिन अगर हम बाकी तमाम अपडेट्स की बात करें, क्योंकि भारत का सफ़र इस 2024 में लगभग ख़त्म हो गया है, तो अगर मेंस वॉलीबॉल की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार यहाँ पे खेल देखे जा रहे हैं। फ्रांस गोल्ड मेडल, होम टीम पोलैंड सिल्वर मेडल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और फ्रांस की टीम फाइनल में थी, लेकिन इस बार वो मेंस फुटबॉल में थी। हालांकि फुटबॉल एक अलग तरीके से खेला जाता है, जिसमें अंडर 23 एमेच्योर खिलाड़ी ज़्यादा होते हैं। और स्पेन और फ्रांस के बीच फाइनल मुकाबला था, जो कि अमूमन हम देखते हैं कि चाहे वो यूरो में हो चाहे ये वर्ल्ड कप में हो, ये मुकाबले बहुत ही हाईलाइटेड होते हैं। यहाँ पर स्पेन ने गोल्ड मेडल जीता, फ्रांस ने सिल्वर मेडल जीता और मोरक्को ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और मेंस के बाद वुमेंस की बात करें तो वुमेंस फुटबॉल हमेशा से ही अमेरिका से दबदबा रहा है, और अमेरिका और ब्राज़ील की टीम इस बार फाइनल में खेल रही थी। और अमेरिका जो कि 5 बार की गोल्ड मेडल विनर है, और अगर आप इस खेल को देखिए अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, और अमेरिका फिर से एक बार गोल्ड मेडल विजेता रहा। ब्राज़ील जो है वो सिल्वर मेडल विजेता रहा। और उसके बाद अगर हम जो सबसे डेकोरेटेड इवेंट में से अगर एक कहें तो वो 800 मीटर की रेस होती है, और 800 मीटर में भी केन्या के खिलाड़ी ने बहुत ही ज़बरदस्त खेल दिखाया। लेकिन पीछे कनाडा के खिलाड़ी जो धावक थे वो भी रहे। मार्को एरोप यूँ कहे कि 100वें सेकेंड के 100वें हिस्से में वो हारे हैं। केन्या के इमैनुअल वेन्योनी गोल्ड मेडल जीते, कनाडा के मार्को एरोप सिल्वर मेडल जीते, और अल्जीरिया के सेजाती ब्रॉन्ज मेडल जीते। और कुछ नतीजे भारत के भी अगर हम कर लें तो भारत की तरफ से गोल्फ में थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, क्योंकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर वो वहाँ पर खेल रही थी, लेकिन वहाँ भी राउंड 4 में मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अदिति अशोक टाइड 29th में रहे, दीक्षा डागर टाइड 49 में, ओवर 13 उनका स्कोर रहा। तो ये ऐसे स्कोर हैं जिनसे थोड़ा सा और बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा सकती है।